मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। अगर आपके भी ये प्रश्न है कि पेपर आने वाले हैं और अभी तक तैयारी नहीं हुई है, तो आप बिल्कुल सही लेक्चर सुन रहे हैं। पिछले जितने सालों के क्वेश्चन पेपर हमें उपलब्ध हुए हैं, उन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम एक सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं, और जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो केवल परीक्षाओं के दिनों में ही पढ़ने पर विश्वास रखते हैं। ऐसा ही है ना? तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड से पेपर देना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज को आरंभ करने वाले हैं। तो आपने हमारे साथ आने वाले लेक्चर्स में भी बने रहना है, क्योंकि प्रायशः ऐसा देखा जाता है कि 80 to 90% प्रीवियस ईयर के पेपर रिपीट होते हैं। 10-20% तो देखिए स्टूडेंट रिस्क लेना ही पड़ता है। अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पता चलते हैं और उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका भी पता चल जाता है। ऑलमोस्ट सभी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज के सिलेबस सेम है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस को जरूर चेक करें। अभी तक जितना सिलेबस सॉल्व कर दिया गया है उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। आशा रख सकते हैं कि आप सब इन लेक्चर से लाभान्वित हुए होंगे और अन्य छात्रों तक भी इन लेक्चर्स को पहुंचाने का माध्यम जरूर बनेंगे। तो इसलिए आप लेक्चर के एंड तक जरूर बने रहें और साथ साथ नोट डाउन भी जरूर करते रहें। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी के क्वेश्चन पेपर को। ये क्वेश्चन पेपर हमें 80 मार्क्स का आने वाला है और 20 मार्क्स की हमारी इंटरनल रहती है। पहला प्रश्न देखते हैं। 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न 2 नंबर का है, यानी ये कार्य आपके पास 16 मार्क्स का है। और ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स भले ही चॉइस ना हो, पर इसमें मार्क्स लेने बहुत आसान है, तो इसलिए आपने बहुत ध्यान से करना है ताकि कहीं पर भी आपके मार्क्स ना कटें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए पहला देखते हैं प्रश्न। दिक् दारिद्र्यम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न है, सर्प और दुर्जन में कौन अधिक कष्टदायक है? दुष्ट व्यक्ति, क्योंकि वह पग पग पर कष्ट पहुंचाता रहता है। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के रचयिता का नाम क्या है? पंडित विष्णु शर्मा। और इसके सभी तंत्रों के नाम लिखिए। पंचतंत्र नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें 5 तंत्र हैं और इनके नाम हैं मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, लब्ध परनाश और अप्रेक्षित कारक। अगला प्रश्न है, कुंजरः प्रलयम गतः पाठ का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर पंडित विष्णु शर्मा ने इस कहानी के माध्यम से उपदेश दिया है कि संगठन की शक्ति में बहुत बल होता है, कि छोटे छोटे व्यक्तियों का समूह भी मिलकर बड़े से बड़े कार्यों को आसानी से सिद्ध कर लेता है। अगला प्रश्न है, अस्मत् शब्द की पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखिए। मत, आवाभ्याम, अस्मत्। अगला प्रश्न है, गम के लट लकार का रूप किस प्रकार चलता है? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामः। अगला प्रश्न है, व्यंजन संधि के 3 भेद बताकर उनका उदाहरण लिखिए। जो आपको सरल लगे वह आप व्यंजन संधि के भेद बता सकते हैं। अनुस्वार संधि देख लेते हैं एक बार, बहुत ही सरल नियम है इसका कि म के पश्चात जब भी कोई व्यंजन वर्ण आता है तो म के स्थान पर अनुस्वार कर दिया जाता है। एक नियम ये हुआ, उदाहरण से समझते हैं। जैसे कार्यम कुरु, म के पश्चात व्यंजन वर्ण है तो इसलिए यहाँ पर म को अनुस्वार कर दिया जाएगा और ये बनेगा इस तरीके से, कार्यम कुरु। ठीक है। दूसरा नियम देखते हैं, परस्वर्ण संधि। यहाँ पर नियम है, अनुस्वार के पश्चात श, स,
और श के अतिरिक्त कोई भी वर्ण आ जाए तो अनुस्वार को क्या करना है, परस्वर्ण करना है, यानी बाद के वर्ण के अनुसार अनुस्वार का पंचम वर्ण कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पंचम वर्ण में चेंज होगा। और कैसे, जब पिछले वाले वर्ण को देखकर हमें पंचम वर्ण बनाना है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे शा त, अब क्या करेंगे, ये त का पंचम वर्ण क्या है, न, ये बनेगा शांत, तो इस प्रकार शांत बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तीसरा नियम भी देख लेते हैं लत्व संधि का। बहुत ही सरल है कि त के पश्चात जब ल आता है तो त के स्थान पर ल कर दिया जाता है। बहुत ही सरल है, उदाहरण देख लीजिए। तत् प्लस लीन, त के पश्चात ल है तो इसको ल बना दीजिए, त को भी, ये बना तल्लीन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, उल्लेख, तल्लय। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है कारक कितने हैं उनके नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, तो बचपन से आप टेबल जानते हो, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे। अब देखिए इसके हिसाब से तो कारकों की संख्या कितनी हुई, गिन लीजिए एक बार, 8। परंतु संबंध को कारक की संख्या में नहीं गिना जाता। ठीक है, और दूसरा का संबोधन को भी प्रथमा में काउंट कर लिया जाता है, तो इसकी गणना नहीं की जाती। तो अब कारकों की संख्या कितनी हुई, 6। ठीक है, तो कारक कितने हुए, 6 कारक हैं। तो आप इन कारकों के नाम लिख देंगे संबंध और संबोधन को छोड़कर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेक्चर को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं दो का सप्रसंग सरलात कीजिए। 3 श्लोक दिए गए हैं और 2 श्लोक आपको अटेम्प्ट करनी है। चलिए पहला श्लोक देखते हैं। यह सर्वत्रान अनभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब श्लोक को बहुत ध्यान से पढ़िए ताकि आपको लेसन का नाम क्लियर हो जाए। प्रज्ञा की बात कहाँ पे, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। ये है लेसन नंबर 8 जिसका नाम है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। और ये लेसन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है। महाभारत के छठे पर्व जिसका नाम है भीष्म पर्व के तृतीय उपपर्व के रूप में श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय से लिया गया है जिसका नाम है सांख्य योग। या फिर कह लीजिए बहुत सरल लिखना है तो आप लिख लीजिए श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय जिसका नाम है सांख्य योग से लिया गया है। इतना तो लिख लेंगे ना स्टूडेंट्स, थोड़े से स्पेलिंग ध्यान से डालिए श्रीमद् भगवत गीता के, नहीं तो सिर्फ गीता लिख दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। यह सर्वत्रान अनभिस्नेहस, यहाँ पर अर्जुन प्रश्न करता है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन होता है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण उसके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि यह सर्वत्रान अनभिस्नेहस, कि जो सब जगह, अनभिस्नेहस स्नेह से रहित हो जाता है, तत्त प्राप्ते शुभाशुभम, शुभ और अशुभ को प्राप्त करके भी, नाभिनंदति ना तो प्रसन्न होता है, ना द्वेष्टि ना ही द्वेष की भावना रखता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं। एकेनापि सुपुत्रेण विद्या युक्तेन साधुना आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेण शर्वरी। ये लेसन नंबर 9 से लिया गया श्लोक जिसका नाम है नीति सुक्तय। रचयिता कौन है, आचार्य चाणक्य, और उन्होंने वृद्ध चाणक्य से यह लेसन लिया है। तो इतना आपको प्रसंग में लिखना है। तो अब देखिए श्लोक में क्या बता रहे हैं कि एक पुत्र कैसा हो, विद्या से युक्त हो, विद्या को प्राप्त किया हो, साधुना और अच्छे स्वभाव का हो, आह्लादितम कुलम सर्वम, सारे कुल को आभूषित करता है, प्रसन्नचित करता है, यथा चंद्रेन शर्बरी, जैसे एक चांद, शर्बरी का अर्थ है रात, कि जैसे एक चांद रात्रि को सुशोभित करता है, ऐसे ही एक अच्छा पुत्र जो
गुणवान हो, विद्वान हो, तो वह अपने कुल का नाम रोशन कर देता है। जिस प्रकार रात्रि में अनेक नक्षत्र हैं, तारे हैं, परंतु वह रात्रि की शोभा नहीं बढ़ा सकते, और वही शोभा कौन बढ़ा देता है? अकेला चंद्रमा। तो इस प्रकार यहाँ बताया गया अनेक मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक विद्वान पुत्र ही कल्याणकारी होता है। इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं। केनामृतम इदम सृष्टम मित्रमित्यक्षरद्वयम् आपदां च परित्राणम शोक संताप भेषजम। ये श्लोक लेसन नंबर 10 से लिया गया है, जिसका नाम है मैत्री पुनस्त्वीदृशी, जो कि विविध नीति ग्रंथों से लिया गया है। और यहाँ पर मित्र की विशेषता क्या है, मित्र शब्द किस प्रकार बना है, उसको बता रहे हैं कि केनामृतमिदं सृष्टम मित्र मित्य अक्षर द्वयम, कि किसने इस अमृतमय अक्षर द्वयम, दो अक्षरों वाले मित्र शब्द की सृष्टम रचना की है, इस शब्द को बनाया है। आपदाम च परित्राणम, जो आपत्तियों से रक्षा करने वाला है, परित्राणम माने रक्षा करने वाला। शोक संताप भेषजम, और शोक और संताप की, भेषज कहते हैं औषधि को, कि शोक और संताप की औषधि के समान है। तो यहाँ पर मित्र की विशेषता को बताया गया है। इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा पाठ का सार अपने शब्दों में लिखिए, और ये लेसन नंबर 8 है। और आपने यहाँ देखा था कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से स्थित प्रज्ञा संबंधित प्रश्न किया था, और गीता की दूसरे अध्याय में टोटल 72 श्लोक हैं, और आखिरी 18 श्लोक स्थित प्रज्ञा से संबंधित हैं। तो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति की क्या विशेषताएं बताई हैं, कि स्थित प्रज्ञा व्यक्ति कौन होता है, कैसा होता है, तो इसको आप यहाँ पर सार में लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके साथ चॉइस में हमें एक सूक्ति की व्याख्या करने को कहा है। सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते, और ये सूक्ति लेसन नंबर 11 जिसका नाम है भर्तृहरे सूक्तय से लिया गया है, और जिसकी रचयिता कौन है? महाकवि भर्तृहरि हैं, और यह लेसन नीति शतकम से लिया गया है। और सूक्ति को लिखने का तरीका बिल्कुल वही है जैसे आपने श्लोक अटेम्प्ट किए थे। सबसे पहले आप प्रसंग बताएंगे, जिसमें लेसन का नाम और राइटर का नाम होगा। उसके बाद अवतरण, एक पंक्ति में बताएं कि श्लोक में या सूक्ति में किस विषय पर बात की जा रही है, और उसके बाद आप अर्थ बताएंगे, और सूक्ति के अर्थ को एक्सप्लेन करने का काम व्याख्या भाग में करेंगे, और उसके पश्चात व्याकरण या विशेष संबंधित अंशों को भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कह रहे सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते, कि सभी गुण, कांचन कहते हैं धन को, सोने को, कि सभी गुण सोने में निवास करते हैं। तो यहाँ पर धन की महत्ता को बताया गया है कि जो व्यक्ति धनवान है सभी उसकी प्रशंसा करते हैं, गुणगान गाते हैं। समाज में उसे ही अच्छे कुल वाला समझ लिया जाता है, उसे ही विद्वान समझा जाता है, उसे ही शास्त्रों का ज्ञाता समझा जाता है, उसे ही दर्शन करने योग्य समझा जाता है, उसे ही बोलने योग्य समझा जाता है। तो इस प्रकार सभी गुण किस में निवास करते हैं? धन में निवास करते हैं। इस प्रकार आप सूक्ति की व्याख्या करेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगला प्रश्न देखते हैं। किन्हीं दो का सब प्रसंग सरलात करना है। गद्यांश को लिखने का तरीका भी स्टूडेंट्स बिल्कुल वही है जैसे आप श्लोक अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे, जिसमें लेसन का नाम और राइटर का नाम आएगा। उसके बाद अवतरण में आप शिक्षा बताएंगे कि किन किन पात्रों के माध्यम से क्या शिक्षा दी गई है। उसके बाद आप इसका गद्यांश का अर्थ बताएंगे, और उसके बाद व्याकरण और विशेष संबंधित अंशों को जोड़ा जा सकता है, पर कंपल्शन नहीं है। तो इस तरीके से आपने गद्यांश को सॉल्व करना है। पहला गद्यांश देखते हैं। कसमचिद वनुदेशे चटक दंपति तमाल तरुकृत निलयो। अब चिड़िया वाली कहानी कौन सी थी? लेसन नंबर 10 है, जिसका नाम है कुंजरः प्रलयम गतः, और ये कहानी पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र से ली गई है। तो इतना आपने प्रसंग में लिखना है। और अवतरण में क्या लिखेंगे कि यहाँ पर क्या शिक्षा दी गई है कि संगठन में शक्ति होती है, कि जिसके द्वारा छोटे छोटे प्राणी भी मिलकर बड़े से बड़े कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। कस्मश्चिद वन उद्देश्य, कि किसी वन प्रदेश में, चटक दंपत्ति चिड़िया दंपत्ति,
तमाल तरुकृत निलयो, तमाल वृक्ष पर, निलय कहते हैं घोंसले को, कि घोंसला बनाकर प्रतिवस्ती रहते थे। अथ तयोर गच्छता कालेन संततिरभवत, इसके पश्चात कालीन समय के बीत जाने पर उनकी संतान हुई। अन्यस्मिन अहनि प्रमत्तो वन गजः, इसके पश्चात अहनि माने अगले दिन, प्रमत्तो मतवाला हाथी। कश्चित तमाल वृक्षम घमार्थ छायार्थी, गर्मी से पीड़ित हुआ, छाया की इच्छा करता हुआ समाश्रित उस तमाल वृक्ष के नीचे बैठ गया। ततो मदोत्कर्षताम, तत्पश्चात मादकता की अधिकता के कारण तस्य शाखाम, उस शाखा पर जिसपे चटका आश्रित चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था, पुष्कर अग्रेण कृष्य, अपनी सूंड के, पुष्कर कहते हैं सूंड को, कि सूंड के अग्रभाग से, आकृष्य माने खींच कर, भवंश तोड़ डाला। तस्य भंगेन, उस शाखा के टूटने से, चटका अंडानी सर्वानी विशीर्णानी, कि चिड़िया के सभी अंडे टूट फूट गए। आयुशेषतया स चटकौ कथम अपि प्राणैन न वियुक्तौ, आयु शेष होने के कारण वे चिड़ा और चिड़िया, वे कथम अभी किसी भी प्रकार उन्होंने अपने प्राणों को नहीं छोड़ा। अथ चटका अंड भंगाभिभूता, इसके बाद चिड़िया अंडों के टूट जाने के साथ, अभिभूता माने व्याकुल होकर, प्रलापान अनेक प्रकार के विलापों को कुर्वाणा करते हुए, ना किंचित सुखम आससाद, किसी भी प्रकार शांति को प्राप्त नहीं कर पा रही थी। तो इस प्रकार आपने इस कहानी को लिखना है कि चिड़ा और चिड़िया एक तमाल वृक्ष पर घोंसला बनाकर रहते हैं, तो उस वृक्ष के नीचे एक हाथी आता है और सूंड के अग्रभाग से उस शाखा को खींच डालता है जिस पर चिड़ा चिड़िया का घोंसला था। और क्या होता है फिर, उस चिड़ा चिड़िया के अंडे फूट जाते हैं, परंतु चिड़ा चिड़िया बच जाते हैं। तो इस प्रकार वह चिड़िया विलाप करती है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। अगला गद्यांश देखते हैं। स तदा कर्ण्यन्यषाम अपि जलचराणाम तत्तस्य वचनम निवेदयामास। अब जलचर वाली कहानी कौन सी थी फ्रेंड्स? लेसन नंबर 12 है, जिसका नाम है अति लोभात बको मृत, कि अत्यधिक लालच के कारण बगुला मारा गया। और यह पाठ पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित है, पंचतंत्र से लिया गया है। तो इतना आपने प्रसंग में लिखना है। और शिक्षा हमें पता चल रही है कि लालच नहीं करना चाहिए। बगुले ने एक झूठी कहानी सुनाई कि 12 वर्ष तक अनावृष्टि होने वाली है और इस सरोवर का पानी जल्दी ही सूख जाएगा। तदा कर्ण्य अन्येषाम अपि जलचराणाम तत्तस्य वचनम निवेदयामास। उस केकड़े ने वह सब सुनकर तस्य वचनम, उस बगुले के उस वचन को, अन्येषाम दूसरे भी जलचरों को बताया। अथ ते सर्वे, इसके पश्चात वे सब, भय त्रसत मनसो, भय से डरे हुए मन वाले होकर, मत्स्य कच्छप प्रभृत्यस्य तम अभ्युपेत्य पप्रच्छु, भय से डरे हुए मन वाले होकर मछली, कच्छप, कछुए आदि वे सब जलचर उस बगुले के पास जाकर पूछने लगे, माम अस्ति कश्चिद उपायो येन अस्माकं रक्षा भवति, कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम सबकी रक्षा हो सके। बक आहा, बगुला बोला, अस्ति अस्य जलाशयस्य नाति दूरे प्रभूत जल सनाथम सरह। वह बोला कि जलाशय से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत अधिक जल वाला सरोवर है। पद्मनी खंड मंडितम, कमलिनी दलों से शोभायमान एक सरोवर है। यत् 24 वर्षाणाम अपि अनावृष्टय ना शोषमेष्यति, कि जो 24 वर्षों तक वर्षा ना होने पर भी नहीं सूखेगा। तद यदि मम पृष्ठम कश्चिद आहरोति तदहम तम तत्र नयामि। तद यदि, तो यदि आप में से कोई मेरी पीठ पर चढ़ेगा तो मैं उसे वहां उस सरोवर पर ले जाऊंगा।
अथ ते तत्र विश्वास संपन्ना, इसके पश्चात वे सभी विश्वास से युक्त हुए। कहने लगे, तात हे पिता, मातुल हे मामा, हे भ्राता इति ब्रुवाना, इस प्रकार कहने लगे। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ आ गई है कि बगुले ने झूठ की कहानी रची क्योंकि वह भोजन खाने में असमर्थ हो गया था। उसने कहानी बनाई कि आने वाले वर्षों में अनावृष्टि होगी जिससे यह सरोवर का पानी सूख जाएगा और सभी जलचर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप अपने सब प्राणों को बचाना चाहते हैं तो पास में ही, इस सरोवर के पास में ही एक बहुत जल वाला सरोवर है, तालाब है, जिसका पानी आने वाले 24 सालों में भी नहीं सूखेगा। अगर बारिश भी नहीं हुई तब भी उसका पानी नहीं सूखेगा। तो इस प्रकार आपने इस कहानी के अर्थ को लिखना है। अगला गद्यांश देखते हैं। आदौ धारा राज्य सिंधुलो संज्ञा राज्यो चिरम प्रजापर्य पालयत। अब सिंधुल राजा वाली स्टोरी कौन सी थी फ्रेंड्स? लेसन नंबर 16 है, जिसका नाम है नए कई नापी समम गता वसुमती, कि किसी के साथ भी यह पृथ्वी नहीं जा सकती, यह वसुंधरा नहीं जा सकती। और इसके राइटर हैं महाकवि बल्लाल देव, और ये कहानी इन्होंने भोज प्रबंध से ली है। चलिए कहानी जानते हैं। आदौ धारा राज्य सिंधुल संज्ञो राजा, कि आदौ आदि काल में, धारा राज्य धारा नगरी में, सिंधुल नाम के राजा, चिरम प्रजा बहुत समय तक प्रजा का, पर्यपालित प्रजा का पालन करते रहे। तस्य वृद्धत्वे भोज इति पुत्र समजनी, उनकी वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में भोज ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ। स यदा पंचवार्षिक तदा पिता ही आत्मनो जराम ज्ञातवा, वह बालक जब 5 वर्ष का हुआ तब सिंधुल ने स्वयं को, आत्मनो स्वयं को, जराम ज्ञातवा बूढ़ा जानकर, मुख्य मात्याम आहूय मुख्यमंत्रियों को बुलाकर, अनुजम मुंजम महाबलम आलोक्य, और अपने अनुज अर्थात छोटे भाई मुंज को महाबलशाली जानकर, देखकर, पुत्रम च बालम वीक्ष्य, और पुत्र को बच्चा जानकर, बालक जानकर, विचार्या मास विचार किया, यदि हम राजलक्ष्मी भार धारण समर्थम, कि यदि मैं इस राजलक्ष्मी के भार को धारण करने में समर्थ, सोदरम अपहाय अपने सगे भाई को छोड़कर, राज्यम पुत्राय प्रयच्छामि, और यह राज्य अगर पुत्र को दे देता हूँ, तदा लोकपवाद, तो लोक निंदा होगी, लोकपवाद होगा। अयम वा बालम मे पुत्रो मुंजो राज्य लोभात विषादिना मारिष्यति, और फिर क्या हो सकता है कि वह मेरे बालक को पुत्र जानकर मुंज राज्य के लोभवश विष आदि देकर मार देगा। तदा दत्तम अपि राज्यम पृथा, तो दिया गया राज्य बेकार हो जाएगा और पुत्र की भी हानि हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने अर्थ लिखना है कि सिंधुल नाम का राजा है, बुढ़ापे में उसका पुत्र होता है, और जब वह 5 वर्ष का होता है तो सिंधुल को महसूस होता है कि अब मुझे राज्य किसको देना चाहिए। दायित्व तो यह है कि राजा के पश्चात राजगद्दी, राज सिंहासन उसके पुत्र को मिलेगा, परंतु अगर वह अपने छोटे से बालक को राज सिंहासन सौंप देता है तो वह जो उसका भाई है, जो राज्य को संभालने में समर्थ है, तो वह हो सकता है कि मेरे पुत्र का ही वध कर दे, इससे राज्य की हानि हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि मैं अपने भाई को राज सिंहासन दे देता हूँ, राज्य भार सौंप देता हूँ और अपने पुत्र का भार भी सौंप देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार आपने अर्थ लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजश्रियो अन्वेषणम अथवा ब्राह्मण जातकम पाठ का सार लिखिए। राजश्रियो अन्वेषणम ये लेसन नंबर 17 है और बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरितम से ली गई है। तो यहाँ पर राजा हर्षवर्धन की बहन जिसका नाम है राजश्री, उसकी खोज से संबंधित कहानी को यहाँ बताया गया है। और इसके साथ चॉइस में ब्राह्मण जातकम पाठ का सार लिखने को कहा है और ये लेसन नंबर 15 है और इसके राइटर हैं आर्य शूर और ये जातक माला से उद्धृत है। और इसमें महात्मा बुद्ध के बचपन की घटना का वर्णन है। इस प्रकार आप कहानी लिखेंगे और कहानी के साथ साथ आपने शिक्षा, एंड में क्या करना है, शिक्षा जरूर बतानी है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं कि नहीं 3 शब्दों के रूप लिखने हैं तीनों वचनों में। लता का षष्ठी और सप्तमी देखिए। षष्ठी विभक्ति है
लतायाः, लतयो, लतानाम। और सप्तमी है लतायाम, लतयो, लतासु। अगला देखते हैं, नदी की चतुर्थी और पंचमी विभक्ति पूछी गई है। चतुर्थी विभक्ति देखिए, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्य। और पंचमी विभक्ति देखिए, नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्य। अगला देखते हैं सर्व का पुल्लिंग शब्द रूप, और जिसकी लिखनी है प्रथमा और तृतीया। प्रथमा देखते हैं, सर्वः, सर्वौ, सर्वे। तृतीय विभक्ति देखते हैं, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वै। चलिए अगला देखते हैं, युष्मत की चतुर्थी और सप्तमी कही गई है। चतुर्थी विभक्ति चलेगी, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। और सप्तमी विभक्ति बनेगी, त्वयि, युवयोः, युष्मासु। ठीक है फ्रेंड्स। अगला दिया गया इदम का पुल्लिंग शब्द रूप, जिसकी द्वितीय और षष्ठी विभक्ति पूछी गई है। द्वितीय विभक्ति देखते हैं, इमम, इमौ, इमान। षष्ठी विभक्ति देखिए, अस्य, अनयोः, एषाम। तो इस प्रकार आपको शब्द रूप अटेम्प्ट करने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं तीन धातुओं के यथोक्त लकारों के तीनों पुरुष और तीनों वचन में रूप लिखने हैं। लट लकार कैसे चलेगा, गम का लट लकार कैसे चलेगा, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छत, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम। अगला है पट का विधिलिंग लकार, किस प्रकार चलेगा, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। अगला है अस धातु का लंग लकार, किस प्रकार चलेगा, आसीत, आस्ताम, आसन, आसिहि, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। अगला है क्री का लोट लकार, किस प्रकार चलेगा, करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करवाणी, करवाव, करवाम। अगला है चूर का लरिट लकार, किस प्रकार चलेगा, चौर्यष्यति, चौर्यष्यतः, चौर्यष्यन्ति, चौर्यष्यसि, चौर्यष्यथ, चौर्यष्यथ, चौरिष्यामि, चौरिष्यावः, चौरिष्यामः। अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं चार में संधि कार्य कीजिए। यज प्लस न, यज्ञ। कृष प्लस न, कृष्णः। वाग प्लस दानम, वागदानम। दिक् प्लस नाग, दिङ्नागः। उत प्लस लेख, उल्लेखः। सत् प्लस शील, सच्छीलः। नम प्लस ते, नमस्ते। मुनि प्लस अयम, मुनिरयम। अगला देखते हैं, किन्हीं चार पदों में संधि विच्छेद कीजिए। सो प्लस पी, स प्लस अपि। रामश्टीकते, रामः प्लस टीकते। महोलाभ, महान प्लस लाभः। कुर्वनेव, कुर्वन् प्लस एव। तच्छिव, तत् प्लस शिव। जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ। तेष्टा, तेष प्लस ता। सज्जन, सत प्लस जन। तो इस प्रकार आपने संधि विच्छेद का कार्य करना है। अगर इस लेक्चर ने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प की है, आपके डाउट्स को दूर किया है, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताएं। अगला प्रश्न है, किन्हीं 6 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वह फल खाता है, स फलम खादति। बहुत ही सरल है। अगला देखते हैं, सोहन मेघ देखता है, सोहनः मेघम पश्यति। अगला है, देव पुस्तक पढ़ता है, देवः पुस्तकम पठति। अगला अनुवाद है, सीता राम के साथ जाती है, सीता रामेण सह गच्छति। अगला है, क्रोध नाश के लिए होता है, क्रोधः
नाश के लिए चतुर्थी विभक्ति लगाइए, नाशाय भवती। अगला है पर्वत से गंगा निकलती है, निकलना, उत्पन्न होना, प्रकट होना, इसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पर्वत से तो पर्वतात, पंचमी विभक्ति लगाइए, गंगा निकलती है, प्रभवती, उद्भवती। अगला है भारत हमारा देश है, भारतवर्षम अस्माकं देशः अस्ति। लास्ट है वह ब्राह्मण को गाय देता है, कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति। तो ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति लगाइए, ब्राह्मणाय, गाय देता है, गाम देता है, ददाती, या फिर यच्छति भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। ग्रामर से संबंधित जितना भी कार्य है, अगर आपको वह एक्स्ट्रा आता है तो आप जरूर करके आएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ हलंत विसर्ग छूट जाते हैं जिससे मार्क्स कट जाते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा करते हैं तो प्रायशः ऐसा देखा गया कि एग्जामिनर उसे चेक करके आपको मार्क्स दे देता है। ठीक है, तो इसलिए आपने ग्रामर एक्स्ट्रा जरूर करके आनी है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की कक्षा में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया और आशा रख सकते हैं कि आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा और साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। अगर आपका इन क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः, नमः संस्कृताय। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।